प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सज्जन भूसवाल, सह आचार्य और विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग। आपने एमए प्रीवियस की क्लास में 4 पेपर पढ़े हैं। उनमें आपने भारत का इतिहास भी पढ़ा है और यह भी सीखा है कि किस तरह से इतिहास लिखा जाता है, यानी कि हिस्टोरियोग्राफी आपने पढ़ी है और उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से इतिहास लेखन की कई धाराएं रही हैं और समय के साथ साथ इतिहास उस वर्चस्व का प्रतीक भी रहा है जिसकी झलक हमें इतिहास में मिलती है। भारत में इतिहास लेखन की प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन आधुनिक युग में भारत के आज़ाद होने के बाद जिस लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हुई उसने हमारे इतिहास लेखन को भी प्रभावित किया है और हमने यह जाना और समझा कि किस तरह से आज़ादी से पहले तक का इतिहास वर्चस्वशाली लोगों का इतिहास रहा, सत्ताधारी लोगों का इतिहास रहा, लेकिन आज़ादी के बाद इतिहास में उन आवाज़ों की अनुगूंज सुनाई देने लगी या उन वर्गों की उपस्थिति की मांग की जाने लगी, उसकी गुंजाइश बनने लगी कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के इतिहास को जानें। इसी सिलसिले में धीरे धीरे स्त्री विमर्श शुरू हुआ। इतिहास में स्त्रियों और दलितों की जगह खोजने की कोशिश की गई और धीरे धीरे यह मुख्य धारा में आने लगा कि हम ये जानें कि भारतीय इतिहास में महिलाओं की क्या स्थिति रही है। महिलाएं, जिन्हें हम आधी आबादी के नाम से भी जानते हैं, उस आधी आबादी का इतिहास जाने बिना भारत के इतिहास की बात करना बेमानी होगा। इन्हीं सब बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारे पाठ्यक्रम में इतिहास में महिलाएं नाम से यह पेपर शुरू किया गया है और इस पेपर में इस प्रश्न पत्र में हम हिंदुस्तान के इतिहास के विभिन्न दौरों में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, विभिन्न युगों में क्या स्थिति रही है और किस तरह से महिलाएं वर्तमान स्थिति में पहुंची हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्राचीन काल में भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। प्राचीन काल में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सारा इतिहास है उसकी जो नींव है वह वहीं से शुरू होती है और कई बार ये कह दिया जाता है फौरी तौर पर कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे वह बाद में खराब हुई, ख़ास तौर से मध्यकाल में। तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हमें ये जानना चाहिए, हमें ये परखना चाहिए, हमें ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर छानबीन करनी चाहिए कि वास्तव में प्राचीन काल में भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो यदि हम बहुत शुरुआत के समय के इतिहास की बात करें तो हम ये पाएंगे कि भारत में स्त्रियों की स्थिति कमोबेश ठीक थी। वैदिक काल में और ख़ास तौर से ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और पुत्र की तरह ही, लड़के की तरह ही, बेटे की तरह ही बेटियों को भी पढ़ाया जाता था, उनका उपनयन संस्कार किया जाता था और शायद इसीलिए लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निवावरी, विश्ववारा जैसी विदूषियाँ हमारे समाज में हुई। गार्गी और मैत्रेयी जैसी ऐसी विदुषी महिलाएं भी थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों का निर्माण किया और इस तरह से एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप भारतीय मेधा में महिलाओं का रहा। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है महिलाओं की स्थिति में बदलाव आने लगता है।
अथर्ववेद में हमें एक श्लोक मिलता है जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। 16 संस्कारों में पुंसवन संस्कार ऐसा था, पुंसवन संस्कार जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। इसका अर्थ ये हुआ कि ईसा की पहली सदी के शुरू होते होते हिंदुस्तानी समाज में लड़कों को तरजीह दी जाने लगी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ इस तरह से है कि जैसे पूर्वजों की पूजा लोकप्रिय होने लगी, और जैसे जैसे पूर्वजों की पूजा लोकप्रिय होने लगी वैसे वैसे परिवारों में लड़कों की, पुत्रों की भूमिका अहम होने लगी। कुछ समाज में भी बुराइयां आईं, जैसे बाल विवाह की शुरुआत होने लगी, विधवा विवाह और नियोग प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी वह जातियों, जन्म और जातियों पर आधारित होने लगी, जिससे कई जातियों का विकास हुआ और इन कई जातियों के विकास के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे अंतर्जातीय विवाह पर पाबंदी लगने लगी। और इस तरह से वधू के लिए, लड़की के लिए वर चुनने का जो दायरा था वह सीमित होने लगा और धीरे धीरे पुत्री के जन्म को, लड़की के जन्म को परिवार में दुख का कारण माने जाने लगा। ब्राह्मण साहित्य और महाभारत में तो पुत्र को परिवार की आशा और पुत्री को दुख का स्रोत बताया गया है। अल्तेकर का बहुत अच्छा काम है प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर। उनका कहना है कि धीरे धीरे यह जो स्थिति बनी इसमें वक्त की बहुत बड़ी भूमिका थी और देखते ही देखते लड़की दुख का कारण बन गई। ऐसी स्थिति में वह जो शिक्षा जिससे बड़ी बड़ी विदुषियाँ हमारे यहाँ हुई थी उनकी कमी आने लगी और लड़कियों की शिक्षा में भी कमी आने लगी। और ये विचार मजबूत होता चला गया कि लड़कियों को घर की चारदीवारी में रहकर पिता, भाई या अन्य किसी निकट संबंधी के संपर्क में ही के माध्यम से ही शिक्षा लेनी चाहिए, जो आगे चलकर और सीमित होती चली गई। हालांकि बौद्ध धर्म के उदय के बाद बौद्ध धर्म की व्यवस्था में स्त्रियों को प्रवेश देना एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन यह भी ज़्यादा दिन नहीं चल सका और कालांतर में तो शूद्र और स्त्रियों दोनों के लिए किसी भी तरह से वैदिक पाठ का अध्ययन करना, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना वर्जित कर दिया गया, जो उनकी स्थिति में पतन का एक बड़ा संकेत भी है और कारण भी है। महाकाव्य काल, जिसे हम रामायण महाभारत का काल कहते हैं, उसके बाद गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है। जैसे जैसे हम इतिहास में प्राचीन काल में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम पाते हैं कि जो शिक्षा पाने का अधिकार है वह उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित रह गया, जिसमें हम सीता, द्रौपदी, कौशल्या, तारा ऐसी पंडिता महिलाओं का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन नीचे का तबका इससे लगातार कटता गया। अब जब हम स्त्रियों की बात करते हैं प्राचीन समय में, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी। जैसे विवाह के संबंध में जो व्यवस्थाएं थी वे महिलाओं की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती हैं। जैसे वैदिक काल में ही विवाह या शादी एक बहुत पवित्र संस्कार के रूप में स्थापित हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया था कि वह पुरुष अपूर्ण होता है जो विवाह नहीं करता और स्त्री ही उसे पूर्ण बनाती है, संपूर्ण बनाती है। 500 ईसा पूर्व तक स्त्री या पुरुष दोनों के लिए विवाह को आवश्यक माना जाने लगा था। यद्यपि ऋग्वेद में विवाह की आयु निश्चित नहीं थी,
और जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र इच्छा शक्ति और वयस्क अवस्था का प्रमाण हमें मिलता है। ऋग्वेद में केवल भाई बहन और पिता पुत्री के विवाह पर प्रतिबंध था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सगोत्र, सप्रवर, सपिंड आदि विवाहों पर भी प्रतिबंध लग गया। अंतर्वर्ण विवाह की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि ऋषि च्वन और राजकुमारी सुकन्या, शुक्राचार्य की देवयानी और राजा ययाति का विवाह इस बात का हमें प्रमाण देते हैं। सूत्र और महाकाव्य काल में विवाह की दृढ़ता और मजबूत होती चली गई और 300 ईसा पूर्व तक आते आते लड़कियों की शादी होना अनिवार्य मान लिया गया और इस काल तक आते आते अपेक्षाकृत कम उम्र में शादियां होने लगीं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में धीरे धीरे विवाह की संस्था मजबूत होती चली गई और उस विवाह की संस्था में स्त्री का दायरा भी सिमटने लगा। विवाह से संबंधित कई कुप्रथाएं धीरे धीरे विकसित होने लगी, जिन्होंने स्त्री की शक्ति को, उसकी हैसियत को, उसके सम्मान को लगातार समाज में कम किया। जैसे हम बहुपत्नी विवाह की बात करें तो हम पाते हैं कि सामान्यतः जो वैदिक साहित्य है उसमें हमें एक पत्नी विवाह का ही उल्लेख मिलता है, हालांकि कहीं कहीं बहुपत्नी के उदाहरण भी मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह प्रचलन बढ़ने लगा बहुपत्नी का और तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा गया है, जब वो अश्वमेघ की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं पत्नियां उपटन लगाती हैं, पत्नियां सचमुच संपत्ति के समान हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण तक आते आते इस तरह से पत्नियों को, स्त्री को संपत्ति माने जाने की परंपराएं शुरू हुई। इसी तरह से शतपथ ब्राह्मण में एक जगह जिक्र आता है 4 पत्नियां सेवा में लगी हैं। इस तरह से ये जो उदाहरण हैं, इनसे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो यह स्पष्ट बताते हैं कि किस तरह से बहुपत्नी विवाह ने स्त्रियों की स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला था। स्वयं कौटिल्य ने कहा है कि एक व्यक्ति कई पत्नियों से विवाह कर सकता है, किंतु जिस स्त्री को स्त्री धन या विवाह के समय धन न मिला हो उसे भरण पोषण के लिए धन दे देना होगा। अर्थात खुले रूप से हमारे जो सिद्धांतकार हैं, जो हमारे व्यवस्थाकार हैं, उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई कि एक व्यक्ति कई पत्नियां रख सकता है। मनु और याज्ञवल्क्य दोनों उन स्थितियों, उन शर्तों का, उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिनमें पति स्त्री का परित्याग कर सकता है। जैसे यदि पत्नी मदिरा पीती हो या वह किसी पुराने रोग से पीड़ित हो, वह धोखेबाज हो, वह खर्चीली हो, कटुभाषी हो तथा केवल लड़कियां पैदा करती हो, तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। अब आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्रियों पर किस तरह से धर्मशास्त्रकारों ने बाध्यताएं डाली और बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई कि अगर पत्नी खर्चीली है, धोखेबाज है, मदिरा पीती है, कड़वा बोलती है या केवल उसके लड़कियां पैदा होती हैं, तो पुरुष को दूसरा विवाह करने का अधिकार ये धर्मशास्त्रकार देते हैं। इस तरह से स्त्री की स्थिति में लगातार गिरावट आने लगती है। बहुपति प्रथा का भी हमें जिक्र मिलता है। तैत्तरीय संहिता और ऐत्रेय ब्राह्मण तक इसका उल्लेख नहीं मिलता
और यह कभी भी बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में प्रचलित भी नहीं रही। लेकिन महाभारत में द्रौपदी का जो उदाहरण है वो सबसे बड़ा उदाहरण है बहुपति व्यवस्था का। और हमने इस टॉपिक के ऊपर जो आपका पोस्टर लगाया है वह भी द्रौपदी के चीरहरण वाला है। इसलिए आपको ध्यान रहे कि ये जो द्रौपदी के चीरहरण की घटना है यह कई मायनों में और कई आयामों से प्राचीन काल में स्त्री की स्थिति की प्रतीक है और उसको प्रकट करती है। जब द्रौपदी ने 5 पतियों का वरण किया, जिस परिस्थिति में उसने उसका वरण किया, उस पर जो लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, उनका जो युधिष्ठिर ने जवाब दिया उसे हम यहाँ कोट करना चाहेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं, ऐसा पहले भी होता था और हम पांडवों में यह तय है कि हम में जो भी कुछ हम प्राप्त करेंगे वह सबको बराबर भाग में मिलेगा। इसके युधिष्ठिर ने 2 उदाहरण दिए। एक तो उसने कहा कि जटिला जो थी वह सप्त ऋषियों की पत्नी थी, और दूसरा 10 प्राचेतस भाई वाक्षी के पति थे। लेकिन कर्ण ने द्रौपदी को बंदकी या वेश्या कहा है, तो उसके ऐसे कहने पर युधिष्ठिर ने आदि पर्व से कर्ण को जवाब दिया, सूक्ष्मो धर्मो महाराज नास्य विद्यो वयम गतिम पूर्वेशा मानु पूर्वेण यातम धम नियामहे। महाराज, धर्म बहुत सूक्ष्म है, हम इसकी गति को नहीं जान सकते। पूर्ववर्तियों के व्यवहार से धर्म नियमित होता है, अर्थात जो पहले जो कर रहे हैं, जो परंपरा चली आ रही है, उसका जब हम पालन करते हैं तो उसी से धर्म का स्वरूप तय होता है। इस तरह से विवाह के संबंध में जब हम देखते हैं तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती जा रही थी, और यह एक बड़ी द्योतक थी, बड़ी प्रतीक थी महिलाओं की स्थिति के बारे में। प्राचीन काल में और कौन कौन से आयाम थे जिससे हम महिलाओं की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, इसका जिक्र हम अगले वक्तव्य में करेंगे। धन्यवाद।